मूवी की शुरुआत में पुलिस को झाड़ियों के पास एक लेडी की लाश मिलती है। पुलिस को लाश से पता चलता है कि इस लेडी का नाम यास्मीन डेविस था और इसकी हत्या छाती में गोली दाग कर की गई थी। इस मर्डर को देखकर टाउन का शेरिफ काफी परेशान हो जाता है और इतना दिखाकर मूवी 4 महीने आगे शिफ्ट होती है। यहाँ हम ग्रेस नाम की एक लेडी को देखते हैं। ग्रेस को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम रिवर टाउन सही सलामत पहुँच गई? तो ग्रेस इस पर हाँ करती है। दरअसल ग्रेस 3 हफ्तों के लिए इस टाउन में काम के सिलसिले से आई थी। उसे यहाँ उसकी दोस्त एंड्रिया ने आने को सजेस्ट किया था। खैर ग्रेस अपने हस्बैंड का कॉल काट कर अपनी दोस्त एंड्रिया से मिलने उसके कैफे जाती है। एंड्रिया का खुद का कैफे था। एंड्रिया ग्रेस को देखते ही उसे हक करती है और फिर दोनों फ्रेंड्स कैफे की एक टेबल में बैठती हैं। यहाँ ग्रेस एंड्रिया का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि एंड्रिया ने ग्रेस के लिए इस टाउन के एक बहुत ही अमीर आदमी एलेक्स के घर नैनी की जॉब की अपील की थी और एलेक्स इसके लिए मान गया था। तभी एंड्रिया देखती है कि एलेक्स उसके कैफे के बाहर खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। दरअसल एलेक्स एंड्रिया के कैफे का रेगुलर कस्टमर है। तभी ग्रेस ऑब्जर्व करती है कि एलेक्स काफी स्ट्रेस लग रहा था तो एंड्रिया बताती है, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में क्रैग डेविस नाम का एक लड़का पढ़ता था। दरअसल 4 महीने पहले पुलिस को उसकी बहन यास्मीन की लाश टाउन के झाड़ियों में पड़ी मिली। तब से टाउन में हर कोई परेशान है। इसे सुन ग्रेस हैरान होती है। एंड्रिया आगे बोलती है, यास्मीन मरने के ठीक पहले एलेक्स के ऑफिस में काम करती थी और यास्मीन को खोने की वजह से एलेक्स की कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। इतना बताते ही एलेक्स उस कैफे के अंदर जाता है और एंड्रिया एलेक्स के लिए उसकी रेगुलर कॉफी लेने चली जाती है। तब तक एलेक्स ग्रेस से मिलकर उसे बताता है, आजकल मुझे हजारों इंटरव्यू लेने पड़ते हैं जिस वजह से मेरे पास मेरे बेटे एंडी के ख्याल रखने का समय नहीं होता और मेरी वाइफ एमिली भी अपने काम में अक्सर बिजी रहती है, इसलिए हमें काफी वक्त से एक नैनी की तलाश थी। ऐसा कहकर एलेक्स ग्रेस को कल से काम में आने का कहता है, लेकिन ग्रेस बोलती है कि मैं आज ही से काम शुरू करना चाहूंगी ताकि आपकी फैमिली से जल्दी इंट्रोड्यूस हो सकूं। इसे सुन एलेक्स खुश होकर उसी वक्त ग्रेस को अपने घर की चाबी देता है और उसे बताता है, इस वक्त मेरा बेटा एंडी स्कूल में होगा तो सबसे पहले आपको उसे पिक करने उसके स्कूल जाना पड़ेगा। आगे सबसे पहले ग्रेस एंडी को उसके स्कूल से लेकर घर पहुंचती है। एंडी का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। घर आते ही ग्रेस को अंदर एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। यहाँ एंडी की बातों से पता चलता है कि ये लेडी उसकी ग्रैंड माँ है। ग्रैंड माँ को ग्रेस का चेहरा देखते ही याद आता है कि ग्रेस के पेरेंट्स सालों पहले इसी टाउन में रहते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन अपना घर बेच दिया और हमेशा के लिए फिलाडेल्फिया शिफ्ट हो गए। तो ग्रेस इस पर हामी जताती है। तब ग्रैंड माँ अपने पोती की तरफ मुड़कर उसे कहती है, तुमने अपना वो स्कूल प्रोजेक्ट खत्म किया? एंडी कहता है, अभी तक मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया है। तभी बीच में ग्रेस बोलती है, कोई बात नहीं, एंडी का प्रोजेक्ट खत्म करने में मैं उसकी मदद करूंगी, शायद मेरी हेल्प से वो इस प्रोजेक्ट को जल्दी फिनिश कर लेगा। आगे एंडी और ग्रेस एक कमरे में प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती हैं। एंडी का प्रोजेक्ट बेसिकली डीएनए कलेक्ट करके फैमिली ट्री बनाने का था। तभी अचानक उस कमरे में घर का शेफ कॉलिन आ जाता है। कॉलिन और एंडी काफी अच्छे दोस्त भी थे। आगे रात के वक्त ग्रेस की मुलाकात मिस्टर एलेक्स की मेड लुइस से होती है। लुइस बताती है कि जब से पुरानी नैनी काम छोड़कर गई है तब से काफी चीजें अनफिक्स्ड हो गई हैं, लेकिन ग्रेस के आने की वजह से शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर थोड़े समय बाद एलेक्स अपनी वाइफ एमिली के साथ घर वापस लौटता है और यहाँ ग्रेस की एमिली से फेस टू फेस मुलाकात हो जाती है। आगे ग्रेस अपनी जॉब का पहला दिन खत्म करने के बाद अपनी दोस्त एंड्रिया को कॉल करके उसे अपने पूरे दिन की जानकारी देती है। तो एंड्रिया कहती है, मैं काफी खुश हूँ, कम से कम मेरा कोई जान पहचान वाला आदमी एलेक्स के घर के अंदर है। ग्रेस बोलती है, क्या मतलब? एंड्रिया बोलती है, एलेक्स की फैमिली टाउन की सबसे सीक्रेटिव फैमिली है। मैं हमेशा से उनके सीक्रेट्स जानना चाहती थी और इसमें तुम मेरी मदद करोगी। ऐसा कहकर एंड्रिया हंसने लगती है और ग्रेस को भी ये सब मजाक लगता है, इसलिए वो इन बातों को लाइटली लेती है। तभी एंड्रिया फोन पर बोलती है, क्यों ना हम दोनों फिर से कल सुबह 9 बजे मिले, वहाँ तुम मुझे अपने फर्स्ट डे के बारे में ज्यादा डिटेल से बताना। तो ग्रेस इस पर मान जाती है। अगले दिन दोनों एंड्रिया के उसी कैफे में मिलते हैं। यहाँ ग्रेस और एंड्रिया के बीच हो रही बातों को एक लेडी बड़ी गौर से सुन रही थी। ग्रेस की बातों को सुन वो लेडी ग्रेस के पास आकर अचानक से कहती है, तो तुम एलेक्स के घर की नई नैनी हो? आखिर कब से? ग्रेस हैरान होकर उस लेडी से बोलती है, सॉरी लेकिन आप कौन है?
वो लेडी कहती है, मेरा नाम विक्टोरिया है। आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले मैं एलेक्स के घर की नैनी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बगैर कोई नोटिस दिए जॉब से निकाल दिया। एंड्रिया बीच में बोलती है, विक्टोरिया झूठ मत बोलो, तुम खुद अपनी जॉब को क्विट करके गई थी और ये बात पूरा टाउन जानता है। विक्टोरिया कहती है, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद मुझे मेरी जॉब से निकाला था। ऐसा कहकर विक्टोरिया गुस्से से वापस अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। यहाँ ये सब देखकर ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता कि विक्टोरिया जॉब छोड़ने के बाद ऐसा क्यों क्लेम कर रही है कि उसने ये जॉब कभी छोड़ा ही नहीं बल्कि उसे निकाला गया है। तब एंड्रिया कहती है, तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, असल में वो लड़की थोड़ी डिस्टर्ब है, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे। ग्रेस पूछती है, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? एंड्रिया कहती है, दरअसल यास्मीन जिसकी लाश पुलिस को मिली थी वो विक्टोरिया की बेस्ट फ्रेंड थी और जब से यास्मीन मरी है तब से विक्टोरिया डिप्रेस्ड है। आगे एमिली को घर से अलविदा करते वक्त ग्रेस उनसे उनकी पुरानी नैनी विक्टोरिया का जिक्र करती है। वो बोलती है, आज विक्टोरिया मुझसे मिली थी, विक्टोरिया का बिहेवियर काफी टेंस दिखाई दे रहा था। एमिली कहती है, मैं समझ सकती हूँ, दरअसल इस टाउन में इतनी सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि लोग उसे ही हकीकत मान लेते हैं और जब से यास्मीन का मर्डर हुआ है तब से टाउन के लोग बेहद परेशान हैं, खास करके विक्टोरिया। ग्रेस कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि विक्टोरिया ने आपके घर काम क्यों छोड़ा था? एमिली बताती है, विक्टोरिया ने यहाँ 6 महीने काम किया था, लेकिन उसे 6 महीने बाद ही रियलाइज हो गया कि ये काम उसके बस का नहीं है, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। ऐसा कहते ही एमिली को उसके फोन पर मैसेज आता है और वो तुरंत अपने कमरे से निकल जाती है। आगे इवनिंग के वक्त जब ग्रेस एंडी को घर के पास के ग्राउंड में खिला रही होती है तो तभी एंडी की बॉल लेक के किनारे चली जाती है। जब एंडी अपनी बॉल को लाने जाता है तो उसे वहाँ कुछ बेहद खौफनाक दिखाई देता है। एंडी की चीख सुन ग्रेस देखने जाती है कि लेक के पास ऐसा क्या है, जिसे देखकर एंडी घबरा गया तो लेक के उस तरफ ग्रेस को किसी औरत की लाश मिलती है। आगे एमिली और एलेक्स अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी से गार्डन की तरफ पहुंचती हैं। इस एरिया को पुलिस ने सील कर दिया था। तभी टाउन का शेरिफ ग्रेस, एमिली और एलेक्स को एक साथ जमा करके उन्हें बताता है कि लेक में मिली वो लाश उनकी पुरानी नैनी विक्टोरिया की है। इसे सुन एमिली हैरान होती है, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। एलेक्स पूछता है, लेकिन विक्टोरिया मरी कैसे? शेरिफ कहता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद लेक के पास विक्टोरिया का पैर फिसल गया होगा और पत्थर उसके सिर में जा लगा, जिस वजह से वो एक्सीडेंट के कारण मर गई। ऐसा बताकर शेरिफ वहां से चला जाता है। यहाँ एमिली ग्रेस को एक दिन का लीव लेने बोलती है क्योंकि शायद ग्रेस इन सब हादसों से परेशान हो गई होगी, तो ग्रेस इस पर मान जाती है। आगे ग्रेस सीधा अपनी दोस्त एंड्रिया के कैफे में पहुंचती है। एंड्रिया को एहसास होता है कि ग्रेस किसी बात को लेकर बहुत चिंता में है, तो ग्रेस उसे विक्टोरिया की मौत की सारी खबर सुना देती है। वो कहती है, विक्टोरिया से हम कल ही मिले थे और आज विक्टोरिया की मौत हो गई, ये सब काफी अजीब लगता है। ग्रेस की बात सुनते समय एंड्रिया का ध्यान कांच के उस तरफ जाता है। उसे बाहर शेफ कॉलिन दिखाई देता है। कॉलिन इतनी रात गए विक्टोरिया के घर की तरफ जा रहा था। ये चीज ग्रेस और एंड्रिया दोनों को काफी सस्पिशियस लगती है और वह दोनों फौरन खुद को तैयार करके कॉलिन का चुपके से पीछा करती हैं। ये दोनों देखते हैं कि कॉलिन के पास विक्टोरिया के कमरे की चाबी थी और उसी चाबी से कॉलिन विक्टोरिया के रूम के अंदर चला गया था। इसे देख ग्रेस और एंड्रिया को कॉलिन पर विक्टोरिया की हत्या का शक होने लगता है। वैसे भी आज सुबह कॉलिन एमिली के घर ड्यूटी करने नहीं आया था, न ही कॉलिन उस वक्त मौजूद था जब विक्टोरिया की लाश लेक के पास मिली थी, लेकिन फिलहाल कुछ प्रूफ हो जाने तक ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगले दिन ग्रेस को किचन में कॉलिन की बजाय लुइस मिलती है। ग्रेस पूछती है, आखिर कॉलिन किधर है? लुइस बताती है, उसकी हालत आज काम करने लायक नहीं है, उसने मुझसे काम करने की जिद की, लेकिन मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेज दिया। इतना बताकर लुइस बिल्कुल चुप हो जाती है। तब ग्रेस को एहसास होता है कि लुइस उसे और भी कुछ बताना चाहती थी, तो लुइस कहती है, मरने से पहले विक्टोरिया और कॉलिन एक दूसरे से काफी क्लोज थे और मुझे ऐसा लगता है कि विक्टोरिया के पेट में कॉलिन का बच्चा था, इसलिए शायद विक्टोरिया के मरने के बाद से कॉलिन इतना ज्यादा दुखी है। तो इसे सुन ग्रेस थोड़ी हैरान होती है। आगे ग्रेस मार्केट से जब एमिली के घर लौटती है तो उसे एमिली और मिस्टर एलेक्स आपस में झगड़ते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ एमिली का ऐसा मानना था कि जरूर
विक्टोरिया का मर्डर हुआ है और जिसने विक्टोरिया की हत्या की है उसी ने 4 महीने पहले यास्मीन का मर्डर किया था। लेकिन एलेक्स इस बात पर नेगलेक्ट करता है। वो बोलता है विक्टोरिया का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ था और ये सब सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं। ऐसा बोलकर एलेक्स अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और एमिली सोफे में बैठकर अब भी इस मामले के बारे में सोचने लगती है। रात के वक्त ग्रेस अपने हस्बैंड को कॉल करके उसे यहाँ घटित हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। इसे सुन ग्रेस के हस्बैंड को ग्रेस की फिक्र होने लगी थी, लेकिन ग्रेस कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मैंने आज शाम को ही इस बारे में डिस्कस करने के लिए शेरिफ को इधर बुला लिया है, शायद वे इस केस की खूनी को ढूंढ निकाले। तभी ग्रेस को नीचे से डोरबेल रिंग होने की आवाज आती है। नीचे जाकर ग्रेस दरवाजा खोलती है तो बाहर शेरिफ आ चुके थे। आगे शेरिफ ग्रेस की सारी बातों को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तभी ग्रेस कहती है वैसे मुझे आपको एक और बात बतानी थी। दरअसल मैंने विक्टोरिया के कत्ल के अगले ही दिन कॉलिन को विक्टोरिया के घर के अंदर जाते ही देखा था। उसके पास विक्टोरिया के घर की चाबी थी। शेरिफ कहता है ठीक है, मैं इस बारे में कॉलिन से तहकीकात करूंगा। तभी वहाँ मिस्टर एलेक्स आ जाते हैं। एलेक्स को जब पता चलता है कि शेरिफ यास्मीन और विक्टोरिया के केस पर तहकीकात कर रहा है तो वो उनसे कहता है विक्टोरिया का तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके केस पर तहकीकात करने का क्या फायदा। शेरिफ कहता है विक्टोरिया का एक्सीडेंट हुआ था या नहीं ये बात हम पूरे दावे से नहीं कह सकते, हम फिलहाल के लिए सिर्फ अपनी तहकीकात आगे बढ़ा सकते हैं। एलेक्स बोलता है यास्मीन के केस से कोई बात निकलकर सामने आई। शेरिफ कहता है हाँ, और वो बात हम कल सुबह तक टीवी और रेडियो में भी अनाउंस कर देंगे। एलेक्स बोलता है कल सुबह तक मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्या आप वो खबर मुझे अभी इसी वक्त बता सकते हैं। शेरिफ थोड़ा सोचने के बाद कहता है दरअसल कोई व्यक्ति यास्मीन को मारने से पहले उसे थ्रेटनिंग मेल्स भेज रहा था और उसके बाद उसने यास्मीन की हत्या की थी। अब ग्रेस शेरिफ से बात करके बाहर आती है तो तभी उसे वहाँ एमिली दिखती है। एमिली शेरिफ के यहाँ आने के बाद से ही थोड़ी घबराई हुई थी तो ग्रेस बताती है शेरिफ अंदर कमरे में शेफ से तहकीकात कर रहे हैं, वो बस उसी से थोड़े सवाल जवाब करके वहाँ से चले जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसे सुन एमिली थोड़ा रिलीफ फील करती है और ग्रेस को कॉलिन के बारे में एक गहरा राज बताती है कि असल में कॉलिन का सिर्फ विक्टोरिया से ही नहीं बल्कि यास्मीन से भी अफेयर था और दोनों की दोनों मर गईं। ये चीज बहुत अजीब है। तो ये छोटी सी जानकारी ग्रेस को कॉलिन पर शक करने के लिए इंडल्ज करने लगती है। आगे बेड में जब ग्रेस सोने की तैयारी कर रही होती है तो तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में किसी अनजान आदमी ने लिखा था तुम विक्टोरिया के कत्ल से दूर रहो वरना अगले टारगेट तुम भी हो सकती हो। इस मैसेज को पढ़कर ग्रेस घबरा जाती है। अगले दिन ग्रेस एंडी का प्रोजेक्ट करवाने के लिए उसे किचन की तरफ ले जाती है ताकि इसी बहाने वो कॉलिन के एक्सप्रेशन को देख सके। लेकिन कॉलिन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद ग्रेस अपने कमरे में जाकर शेरिफ को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है क्या आपने उस शख्स का पता लगाया जिसने मुझे कल रात धमकी भरे मैसेज भेजे थे। शेरिफ कहता है वो मैसेज उस व्यक्ति ने बर्नर सेल फोन से लिखा था जिस वजह से उसे ट्रेस करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ टावर के सिग्नल से हमें पता लगा है कि उस मैसेज को किसी ने एमिली के घर के करीबी टावर से भेजा था। दोस्तों इसका मतलब ग्रेस को धमकाने वाला व्यक्ति उसी घर का कोई मेंबर है जहाँ ग्रेस काम करती है। आगे कुछ दिनों बाद एमिली के घर में बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। यहाँ एमिली ग्रेस के करीब आती है और ग्रेस के करीब आते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि ग्रेस किसी चीज को लेकर बेहद डरी हुई थी। तो ग्रेस कहती है मुझे इधर ठीक फील नहीं हो रहा, मैं जरा बाहर से आती हूँ। ग्रेस बाहर गार्डन की तरफ जाती है तो उसे वहाँ एक कोने में कॉलिन दिखाई देता है। कॉलिन अकेले में सिगरेट एंजॉय कर रहा था। कॉलिन को देखकर ग्रेस घबरा जाती है। तब कॉलिन ग्रेस से बोलता है क्या तुम मेरे लिए अंदर यूटिलिटी रूम में जाकर एक शैंपेन की बोतल ले आओगी, दरअसल मुझे भीड़ के अंदर जाने से डर लगता है। तो ग्रेस इस पर मान जाती है। ग्रेस यूटिलिटी रूम के अंदर जाती है और वहां से शैंपेन सेलेक्ट करने लगती है। तभी इतने में कोई पीछे से उसके कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। ग्रेस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन किसी ने बाहर से पहले ही डोर लॉक कर दिया था और वहां से भाग रहा था, लेकिन
उसे भागते हुए लुइस ने देख लिया था। लुइस ग्रेस की आवाज सुनकर जब नीचे जाने लगती है तो तभी उसे उस अनजान आदमी ने धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे लुइस वहीं मर गई। आगे ग्रेस को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो सामने अपने हस्बैंड जेम्स को पाती है। जेम्स बताता है, मैं कल रात इसी टाउन से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए, और इस दौरान मैंने देखा कि तुम्हें कुछ लोग एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। तुम काफी समय से यूटिलिटी रूम में बंद थी। बाय द वे, उसी यूटिलिटी रूम के पास पुलिस को लुइस नाम की एक लड़की की लाश मिली। वो गलती से सीढ़ियों से फिसल गई थी। ग्रेस को लुइस के मरने की खबर सुनते ही बहुत हैरानगी होती है। वो कहती है, इस फैमिली में जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना इस तरह मौतें होना कोई आम बात तो नहीं है। जेम्स कहता है, अगर तुम्हें अकेले रहने में डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाता हूँ, बस मुझे अपनी कुछ फ्लाइट्स और मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ग्रेस बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम में लौट सकते हो। अगले दिन से ग्रेस भी नैनी की जॉब में दोबारा से जाने लगती है। रात को ग्रेस जब अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस लौट रही थी तो तभी उसे सामने कॉलिन दिखता है। कॉलिन को यूं अचानक देखकर ग्रेस थोड़ी हैरान होती है। तभी कॉलिन कहता है, तुमने मुझसे उस दिन पूछा था कि मैं विक्टोरिया के घर क्यों गया था, तो सुनो, विक्टोरिया और मैं सिर्फ फ्रेंड्स थे, हम में ठीक ठाक दोस्ती थी, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि विक्टोरिया मुझसे कुछ छिपा रही है। जब मैंने इस बारे में विक्टोरिया से पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा इसके कुछ दिनों बाद ही विक्टोरिया की मौत हो गई। विक्टोरिया की मौत के बाद मुझे लगा कि उसके कमरे से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसके कमरे से भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ ग्रेस कॉलिन की बातों का यकीन नहीं कर पाती। वो चुपचाप तेजी से एंड्रिया के कैफे के अंदर जाती है और बोलती है, कॉलिन ने मुझे बताया कि वो और विक्टोरिया सिर्फ फ्रेंड्स थे। एंड्रिया कहती है, अगर ऐसा है तो विक्टोरिया प्रेग्नेंट कैसे हुई? ग्रेस बोलती है, वेल, मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। जब मैं यूटिलिटी रूम में गई थी तब उस रूम को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, और मोस्ट प्रोबेबली वो आदमी जरूर कॉलिन होगा, क्योंकि कॉलिन ने ही मुझे वहाँ उस यूटिलिटी रूम के अंदर भेजा था। आगे ग्रेस रात के वक्त अपने बिस्तर में सो रही थी। तभी उसे बाहर से एमिली की मदर की चिल्लाने की आवाज आती है। जब ग्रेस ने दरवाजा खोला तो एमिली की मदर बारबरा की सांसें उखड़ी हुई थी। उन्होंने सावधान किया कि कॉलिन उसे मार डालेगा, इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहे। ग्रेस ने कहा, मैं शेरिफ को कॉल करके इस बारे में बताऊं? बारबरा ने कहा, जरा रुको, मैं कॉलिन को संभालने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर बारबरा वहाँ से चली गई। इसके कुछ देर बाद ग्रेस भी बाहर देखने गई कि हुआ क्या है, तो उसे बाहर कॉलिन दिखाई दिया। कॉलिन वहाँ शांत खड़ा था और कॉलिन के हाथ में एक खतरनाक चाकू था। कॉलिन इस चाकू से ग्रेस का कत्ल करने उसके पीछे जा रहा था। इसे देखकर ग्रेस वहाँ से भागने लगी। तभी ग्रेस को सीढ़ियों के नीचे बारबरा की लाश दिखाई दी। बारबरा को भी कॉलिन ने मार डाला था और अब वो ग्रेस को मारने बढ़ रहा था। बस इतना देखते ही ग्रेस का सपना टूट गया। दोस्तों, इसका मतलब ग्रेस ने सबकॉन्शियसली मान लिया था कि कॉलिन ही विक्टोरिया और यास्मीन का खूनी है। अब ग्रेस जब अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर एंडी दिखता है। एंडी को रात के वक्त अचानक से भूख लगने लगी थी, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तो ग्रेस एंडी को किचन में ले जाकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है। यहाँ एंडी ग्रेस के पूछने पर उसे बताता है कि विक्टोरिया और कॉलिन इतने भी क्लोज नहीं थे जितना कि कॉलिन ने उसे बताया, लेकिन हाँ, विक्टोरिया और कॉलिन आपस में चैट बहुत किया करते थे। ग्रेस कहती है, ये तुम्हें कैसे पता? एंडी बोलता है, दरअसल मैं कॉलिन के लैपटॉप में गेम खेला करता था। कॉलिन ने अपने पीसी का पासवर्ड मेरे बर्थ डेट पर सेट कर रखा है ताकि मैं उसे आसानी से खोल सकूं। जब भी मैं उनके पीसी में गेम खेलता था तो मुझे कुछ नोटिफिकेशन सुनाई देते थे, लेकिन मैंने उन नोटिफिकेशंस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसे सुन ग्रेस कॉलिन के कमरे में जाती है और तभी उसे उधर बारबरा कॉलिन के कमरे की चेकिंग करते दिखाई देती है। दरअसल ग्रेस की तरह ही बारबरा को भी कॉलिन पर शक था। अब ग्रेस बारबरा की हाजिरी में कॉलिन का लैपटॉप चेक करती है तो उसे उधर वाकई विक्टोरिया और कॉलिन के बीच कुछ चैट्स देखने मिलती हैं। चैट से साफ साफ पता चल रहा था कि कॉलिन और विक्टोरिया कोई नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं थे बल्कि लवर्स थे, और आखिरी मैसेजेस में कॉलिन विक्टोरिया को ब्लैकमेल कर रहा था।
इससे ग्रेस को कंफर्म हो जाता है कि कॉलिन ही विक्टोरिया का खूनी है। ग्रेस सीधा एमिली के पास जाती है और उसे कहती है मुझे कॉलिन से मिलना है। तभी कॉलिन उस कमरे में आ जाता है। ग्रेस कॉलिन से बोलती है तुम विक्टोरिया के लवर थे, तुमने मुझसे उसके बारे में झूठ बोला। कॉलिन कहता है तुम क्या कह रही हो? ग्रेस बोलती है मैंने तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारे और विक्टोरिया का टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, तुमने उसे धमकी भरे टेक्स्ट भेजे थे। कॉलिन कहता है मैं विक्टोरिया को लेकर परेशान था, वो मुझसे कुछ छिपा रही थी और तुमने मेरा सामान छूने की जरूरत कैसे की? इतने में उस कमरे में बारबेरा एक गन के साथ आती है। ये गन उसे कॉलिन के कमरे से मिली थी। इस गन को देखकर तीनों सहम जाती हैं। आगे पुलिस आकर कॉलिन को अपने साथ ले जाती है। कॉलिन को ले जाते वक्त शेरिफ इन्हें बताता है कि हम कॉलिन को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि अभी कॉलिन के खिलाफ कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है जिससे वही खूनी साबित हो। ऐसा कहकर शेरिफ वहां से चला जाता है और अभी भी इन तीनों के चेहरे में खौफ होता है कि कॉलिन कभी भी कस्टडी से छूटकर वापस आ जाएगा। आगे शाम के वक्त एमिली ग्रेस से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, तुम्हारा काम सिर्फ एक नैनी का था, लेकिन मेरी वजह से तुम हमारी इस प्रॉब्लम में फंस गई। मैं तुम्हें एक सही एनवायरनमेंट नहीं दे पाई। ग्रेस कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी अब खतरा टल चुका है, कॉलिन जेल में है और पुलिस उसे बहुत जल्द मुजरिम साबित कर देगी। ऐसा कहकर ग्रेस वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन अब भी हम एमिली के चेहरे पर उदासी का भाव देख पाती हैं। अगली सुबह ग्रेस अपने हस्बैंड एलेक्स के ऑफिस में जाकर उससे मिलती है। यहाँ एलेक्स को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि कॉलिन उसका इतना वफादार शेफ विक्टोरिया और यास्मीन का खूनी निकलेगा। इतना कहते ही एलेक्स के फोन पर शेरिफ का कॉल आता है। शेरिफ कहता है हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि कॉलिन के कमरे से मिली हुई गन यास्मीन का मर्डर करने वाली गन से मैच हो गई है और बैड न्यूज ये है कि कॉलिन को हमने जेल से कर दिया है। दरअसल हमें उस गन के अंदर से कॉलिन का कोई फिंगरप्रिंट बरामद नहीं हुआ और कॉलिन के लैपटॉप चैट्स भी ज्यादा कुछ साबित नहीं करते, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ रहा है। आगे यही खबर ग्रेस को पता चलती है। ग्रेस को ऐसा लगता है कि उसने कॉलिन के बारे में जल्दबाजी में पुलिस को बताकर गलती कर दी। उसे पहले एविडेंस जमा कर लेने चाहिए थे और फिर बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यही बात बताकर जब ग्रेस अपनी दोस्त के कैफे से लौटती है तो उसे अपनी गाड़ी के पास एक कागज लगा हुआ दिखता है। उसमें किसी ने ग्रेस को धमकी दी थी कि वो चुपचाप रिवर टाउन से दूर चली जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस धमकी को पढ़कर ग्रेस सहम जाती है क्योंकि पहली दो विक्टिम्स को मारने से पहले किलर ने उन्हें भी इसी तरह के थ्रेटनिंग लेटर्स भेजे थे। इस लेटर के मिलने के बाद से ग्रेस थोड़ी डरी डरी सी रहने लगी थी। वहीं उसकी दोस्त एंड्रिया उसे सहारा दे रही थी। एंड्रिया फाइनली ग्रेस को अच्छा फील कराने में कामयाब होती है, मगर उतने में ग्रेस को एक कॉल आता है। दरअसल ग्रेस ने एंडी के प्रोजेक्ट के लिए एक आदमी को एंडी के डीएनए सैंपल्स भेजे थे। वो आदमी कॉल पर बताता है कि एंडी का डीएनए सैंपल उसके फादर से मैच नहीं करता, बल्कि वो डीएनए आपके हस्बैंड जेम्स और एमिली से मैच करता है। इसे सुन ग्रेस शॉक्ड हो जाती है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे होती हैं। वो अपनी दोस्त एंड्रिया से कहती है आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? जेम्स और एमिली इतने दूर रहते हुए एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे आ सकते हैं? एंड्रिया कहती है इसका जवाब सिर्फ जेम्स ही दे सकता है। तो इसे सुन ग्रेस फौरन जेम्स को कॉल लगाती है और जेम्स को फोन पर पूछती है क्या तुम एमिली नाम की किसी लेडी से अपनी जिंदगी में कभी मिले थे? यहाँ एमिली का नाम सुनते ही जेम्स को याद आता है। वो कन्फेस करता है हाँ, मेरी 10 साल पहले एक बोर्ड मीटिंग में एमिली से मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात कब रिलेशनशिप में बदल गई पता नहीं चला। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एमिली प्रेग्नेंट हो जाएगी। ग्रेस कहती है ठीक है, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ऐसा कहकर ग्रेस कॉल काट देती है और जेम्स खुद की गलती पर अफसोस करके रोने लगता है। ग्रेस एंड्रिया के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताती है और अब ग्रेस को एहसास होने लगता है कि क्यों एमिली से जब से उसने अपने हस्बैंड का जिक्र किया था तभी से उसे थ्रेटनिंग लेटर्स रिसीव होना शुरू हुए। वह धमकी भरे लेटर्स उसे खुद एमिली भेज रही थी। जरूर एमिली डर गई होगी कि मैं उसके और जेम्स के पुराने अफेयर के बारे में पता कर लूंगी, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। एंड्रिया ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें अभी शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन ग्रेस कहती है
अगर मुझे पूरी सच्चाई जाननी है तो मुझे आज रात एमिली को सामने से कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो उसी रात ग्रेस एमिली के घर पहुंचकर उसे इस बारे में बताती है। पहले तो इन बातों को सुनकर एमिली इन अफेयर्स को मानने से मना कर देती है, लेकिन ग्रेस बोलती है, मैं अपने हस्बैंड से कंफर्म कर चुकी हूँ कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर रह चुका है और एंडी एलेक्स और तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड जेम्स का और तुम्हारा बेटा है। एमिली इस बात को जानकर परेशान हो जाती है। वो कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी के अभी इस रिवर टाउन से निकल जाना चाहिए। ग्रेस कहती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते ही ग्रेस का ध्यान एमिली की जैकेट पर पड़ता है। कुछ दिनों पहले यही जैकेट बारबेरा को एमिली के रूम से मिली थी और उस जैकेट से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। ग्रेस को समझ आने लगता है कि एमिली ने जरूर इसी जैकेट को पहनकर विक्टोरिया का खून किया होगा और वो स्मेल विक्टोरिया के खून के छींटों की थी जो जैकेट में लग गई थी। ग्रेस को ये भी याद आता है कि एंडी ने उसे कुछ दिनों पहले ऐसा जिक्र किया था कि उसने एक दिन अपनी मॉम एमिली को कॉलिन के रूम के अंदर जाते देखा। जरूर उसी दिन एमिली कॉलिन के घर वहीं गन लेकर गई होगी जिससे उसने यास्मीन का कत्ल किया था। इसका मतलब यास्मीन और विक्टोरिया दोनों की कातिल खुद मिस एमिली थी। तो एमिली इस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन यहाँ वो बताती है कि उसने वो खून अपने लिए नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के लिए किए। दरअसल मेरे हस्बैंड का विक्टोरिया के साथ अफेयर था और ये राज सिर्फ मुझे और यास्मीन को पता था। अगर ये चीज निकलकर पब्लिक के सामने आ जाती तो मेरे हस्बैंड की सालों से कमाई हुई रेपुटेशन और इमेज खाक में मिल जाती और हम दोनों रातों रात सड़क पर आ जाते। मेरे हस्बैंड अपनी इस रेपुटेशन को बचाने के लिए यास्मीन को मुंह मांगे पैसे दिया करते थे और यास्मीन उन्हें खूब लूटा करती थी। इसलिए एक दिन मैंने यास्मीन को अपनी गन से मार डाला, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता लगा कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पेट में मेरे हस्बैंड का बच्चा था। इस बात को मुद्दा बनाकर विक्टोरिया भी मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करने लगी थी। इसलिए मैंने सबसे पहले विक्टोरिया को काम से निकाल दिया और फिर इस दुनिया से भी रुखसत कर दिया। इसके बाद मैं तुम्हें डराने लगी। मैंने तुम्हारा सारा शक कॉलिन पर डाइवर्ट करने की कोशिश की और इसलिए पार्टी वाली रात मैंने तुम्हें यूटिलिटी रूम के अंदर बंद कर दिया। लेकिन उस रात ऐसा करते हुए मुझे लुइस ने रंगे हाथों देख लिया और इसलिए मुझे लुइस को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे मारना पड़ा और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ऐसा कहकर एमिली ग्रेस की तरफ चाकू बढ़ाकर उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन उतने में एलेक्स अपने ऑफिस से लौट आता है और जल्दी से एमिली के पास जाकर उसे रोक लेता है। तब तक ग्रेस सेफ जोन में पहुंचकर पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके कुछ देर बाद पुलिस आकर एमिली को वहां से ले जाती है और ये सीन यही ब्लैंक होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ग्रेस ने जेम्स का पास एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ एलेक्स भी ये जानता था कि एंडी उसका बेटा नहीं है, फिर भी उसने एंडी को एक्सेप्ट कर लिया था और अब ये चारों एक फैमिली की तरह रहते थे। इतना दिखाकर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।